हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हम न्यूज़ ले रहे हैं गुजरात दंगों वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सभी ट्वीट और वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया गया है। अभी डॉक्यूमेंट्री किस नाम से थी? वो डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ था कि जो विवादास्पद ये डॉक्यूमेंट्री मानी जा रही थी, उसका यूट्यूब पर कई वीडियो है, ट्विटर पर पोस्ट किया गया था उसका लिंक, तो इसको ब्लॉक जो किए जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और इस पर यूट्यूब और ट्विटर ने संबंधित वीडियो और संदेशों को कई प्लेटफॉर्मों से हटा भी दिया है। उधर जो 302 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं या फिर जितने भी दिग्गज हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, इन लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसके तहत इस डॉक्यूमेंट्री को हटाने की मांग की गई और ये बोला गया कि ये सच्चे देशभक्त के खिलाफ एक चार्जशीट टाइप का दिखता है, कि उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। तो ये एक नकारात्मक या नेगेटिव जो इमेज है वो प्रेजेंट की जा रही थी। इसको लेकर आईटी नियम 2021 का हवाला दिया गया और आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उसके जो सचिव हैं अपूर्व चंद्रा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया और एक तरीके से यूट्यूब और ट्विटर को ये आदेश मानना भी होगा, जिसमें जो 2002 में गुजरात दंगे हुए थे, जिसमें कहीं ना कहीं मोदी को इसके लिए जिम्मेदार मानकर ये इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जा रहा था, जो कि हटाना अब जरूरी था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं, इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी छवि अगर खराब की जा रही है किसी भी देश के प्रधानमंत्री की या कोई भी प्रधानमंत्री हो, और अगर उसकी छवि खराब करने की कोशिश होगी तो ऐसे यूट्यूब पर जो वीडियो हैं या ट्वीट हैं उनको हटाना ही चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राहुल की यात्रा व गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में 2 धमाके, 9 लोग घायल भी हो गए हैं। देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाली है और 2 दिन पहले ही वहां पर जो आतंकवादी हैं उन्होंने नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर में 2 विस्फोट कर दिए। इसमें 9 लोग घायल हो गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगर हम बात करें तो धमाकों में स्टिकी आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। दोनों विस्फोट में 20 मिनट का अंतर था और 50 मीटर की दूरी थी। जब पहला धमाका हुआ तो उसमें स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA पहुंची और जैसे पुलिस पहुंची ही थी लगभग और उसके बाद ही 50 मीटर की दूरी पर दूसरा धमाका हो गया। अब धमाका राहुल गांधी की जो 23 जनवरी को जम्मू के सतवारी में होने वाली जनसभा है उससे 7 किलोमीटर की दूरी पर हुई है, तो ये और भी अहम यानी कि सेंसिटिव माना जा रहा है इसको। और 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है उससे 4 दिन पहले ये हुई है कार्यवाही यानी कि आतंकवादियों की, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सेंसिटिव अब माना जा रहा है और इसमें सुरक्षा बल भी अब तैनात कर दिए गए हैं। शायद ये आप कह सकते हैं कि या तो किसी को टारगेट करने की जरूरत है इस किया जा रहा है या फिर गणतंत्र दिवस समारोह को सफल ना हो पाए इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लोग डरें और मतलब उसमें एकजुट होकर प्रदर्शन में हिस्सा ना ले सकें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है। OIC यानी कि इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसमें कश्मीर पर पाक की चालबाजियों पर लगेगी लगाम। उसमें होता क्या है, देखिए बार बार जो कश्मीर पर प्रस्ताव लेकर पाकिस्तान चला जाता है और वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे भारत को थोड़ा सा असहज होना पड़ता है इस संगठन में यानी कि OIC में। अब इसमें लेकिन जो भारत के मित्र देश हैं वो इस ढांचे में थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं कि ये जो बार बार कश्मीर वाला प्रस्ताव आ रहा है, जबकि कश्मीर जो है वो भारत का आंतरिक मामला है और इसको पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन में पेश करता है, उससे जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं उसके लिए दूसरे टाइप का एक नियम बनाना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान ये प्रस्ताव ना ले आ पाए। अब असलियत में अभी पाकिस्तान OIC में प्रस्ताव लाने की मौजूदा ढीली नीति की आड़ में कश्मीर पर प्रस्ताव लाने में सफल हो जाता है। इससे क्या होता है, कई देश खुश नहीं हैं। जो इस्लामिक संगठन है उसमें जो कई देश हैं वो खुश नहीं हैं। अब इसमें प्रस्ताव लाने के तरीके को बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। OIC में भारत के कई मित्र देश हैं जैसा मैंने आपको बताया, और OIC के मौजूदा नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य देश बैठक में प्रस्ताव ला सकता है। इस पर किसी भी तरह की बहस की जरूरत नहीं होती है। कई बार यह देखा गया है कि पाकिस्तान के जो अधिकारी होते हैं वो बैठक के अंतिम क्षणों में कश्मीर पर प्रस्ताव लाते हैं और वो अन्य प्रस्तावों के साथ
कर दिया जाता है। और पाकिस्तानी मीडिया जो है इस बात को बड़ी अपनी जीत के तौर पर दिखाती है कि हमने प्रस्ताव ला दिया, प्रस्ताव एक्सेप्ट हो गया है, अब कश्मीर हमें मिल जाएगा, 370 हट जाएगा, मतलब 370 फिर से लागू हो जाएगा। इस तरीके के बयान पाकिस्तानी मीडिया में दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंटरनेट मीडिया कंपनियों को प्रकाशकों से साझा करना चाहिए राजस्व। अब देखिए, सूचना एवं प्रसारण सचिव जो हैं अपूर्व चंद्रा, उन्होंने बोला है कि इस मतलब बात की वकालत की है कि बड़ी जो इंटरनेट मीडिया कंपनियां हैं वो मौलिक सामग्री बनाने वाले डिजिटल समाचार प्रकाशकों के साथ अपने राजस्व का एक हिस्सा तो साझा करें ही करें। यानी कि जो बेसिक न्यूज़ होती है और उसको जब बढ़ा चढ़ाकर या फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाया जाता है तो जो उसकी अर्निंग होती है, तो जिनकी ये बेसिक न्यूज़ होती है उनको भी वो उस अर्निंग से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन के सम्मेलन को भेजे संदेश में चंद्रा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने पहले ही कानूनों के माध्यम से यह कदम उठा लिया है। उन्होंने समाचार सामग्री तैयार करने वालों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच राजस्व का उचित विभाजन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रतिस्पर्धा आयोग से को मजबूत रहने के लिए बोला है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि बाहरी युवा भी सेंट्रल हॉल में नेताजी को अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। अब युवाओं के लिए संसद के दरवाजे खोलने के लिए कई अहम कदम उठाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक और पहल के रूप में आगामी 23 जनवरी को 80 युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर दिया है। इन युवाओं का चयन पूरे देश से किया गया है। इसमें 35 युवतियां और 45 युवक शामिल हैं। इसके लिए एक व्यापक, उद्देश्यपरक और योग्यता आधारित प्रक्रिया का सहारा लिया गया है। चयन दिशा पोर्टल और माई गोव वेबसाइट पे क्विज तथा जिला और राज्य स्तर पर भाषण प्रतियोगिता और नेताजी के जीवन और योगदान पर विश्वविद्यालयों में आयोजित प्रतियोगी जो परीक्षाएं थी उनके आधार पर इन युवाओं का चयन किया गया है। नेताजी की जयंती पर सेंट्रल हॉल में उनके प्रति सम्मान आदर व्यक्त करने के लिए जिन 80 युवाओं को अवसर मिलने जा रहा है उसमें 30 को उन पर बोलने का मौका भी मिलेगा। वक्ता 5 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और बांग्ला में बोल सकेंगे। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर होंगे अंडमान के 21 द्वीपों का नाम। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार के 21 बेनाम द्वीपों का नामांकन किया जाएगा और इनके नाम होंगे 21 परमवीर चक्र सम्मानित सूरवीरों के नाम पर। 23 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन द्वीपों का नामांकन करेंगे। मोदी सरकार लगातार ही नेताजी को अलग अलग माध्यम से सम्मान देने में जुटी रहती है और उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का भी ऐलान इसी गवर्नमेंट ने किया था। अब इसमें जो नाम है वो जान लेते हैं। जैसे कि इस क्रम में जो सबसे बड़े नाम का जो द्वीप है बेनाम जो अभी तक है उसका नाम पहले वीर चक्र सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर होगा। उसके बाद जो एरिया वाइज दूसरा द्वीप है उसका नाम दूसरे परमवीर चक्र करम सिंह के नाम पर होगा। इसी तरीके से जो क्रम है वो चलता जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि चुनौतियों से निपटने के लिए देश को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है सरकार। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को लेकर क्या नीति है और उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और सरकार उससे किस तरीके से निपट रही है, रक्षा मंत्रालय किस तरीके से निपट रहा है, इस पर राजनाथ सिंह ने अपना बयान दिया है। दिल्ली छावनी में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में भाग ले रहे कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के पुख्ता सुरक्षा ढांचे की जो टीम वर्क के साथ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया है। इसमें उन्होंने युवाओं से यूज एंड थ्रो की जो अवधारणा होती है उसको चेंज करने के लिए बोला है ताकि
थोड़ा सा देश बदले, युवाओं की सोच बदले और लोगों की भी सोच बदले। जहां समय के साथ बदलाव जरूरी है, वहीं देश के गौरवशाली अतीत से जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। राजनाथ सिंह ने युवाओं से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नए रास्ते तलाशने की भी बात कही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि अटल भूजल योजना में राज्यों की प्रगति असंतोषजनक बनी हुई है। भूजल के अंधाधुंध दोहन से प्रभावित देश के 7 राज्यों के 229 ब्लॉकों की हालत नाजुक दौर में है। इन ब्लॉकों के 8000 से अधिक गांवों और बस्तियों में पीने तक के पानी की किल्लत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2020 में शुरू किया गया था अटल भूजल योजना, और ये 2025 तक चलेगी, जिस पर कुल 6000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था। इसमें 7 राज्यों के 80 जिलों के कुल 229 ब्लॉक को चिन्हित किया गया है, जिनमें 8220 गांवों में पीने के पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। जिन 7 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है उसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष जो है 2022-23 उसके लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना में मानसून के दौरान पानी को संरक्षित करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें सर्वोच्च जो प्राथमिकता होगी वो पेयजल की आपूर्ति पर है। अटल भूजल योजना को कारगर तरीके से लागू करने के लिए ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई समेत अन्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है। जल संरक्षण की सभी योजनाएं इसमें समाहित की गई हैं। सबसे ज्यादा जो जोर है वो सामुदायिक सहयोग पर रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है कि जो ग्रीन बिजनेस पेज से है कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देगी सरकारी कंपनियां। अभी तक देखिए जो ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अपनी मंशा जता चुकी है। 9600 करोड़ रुपए का इसमें फंड भी जारी किया गया है। अब इसे एक औद्योगिक सेक्टर के बीच एक बड़ी क्रांति के तौर पर लाने की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है। इस काम में अब जो गवर्नमेंट है वो सरकारी कंपनियों को एक मतलब उनकी जो भूमिका है उसको अग्रणी भूमिका के तौर पर बनाना चाहती है। जैसे कि इंडियन ऑयल है, गेल लिमिटेड है, एनटीपीसी है, ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि उनकी भावी कारपोरेट रणनीति में ग्रीन हाइड्रोजन का स्थान बहुत ही अहम होगा। अब सरकार इन्हें व दूसरी सरकारी कंपनियों को कुछ बड़े दायित्व भी सौंप सकती है। अब इसमें एक बड़ा दायित्व यह होगा कि देश की हर तेल सेक्टर की कंपनियों के पास ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला अपना माल ढुलाई करने वाला पानी का जहाज होगा। इसके अलावा देश के हर बड़े बंदरगाह में अगले 7 से 8 वर्षों के भीतर ग्रीन हाइड्रोजन व ग्रीन अमोनिया को स्टोरेज में रखने की व्यवस्था भी की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन देश की एक बड़ी रणनीतिक जरूरत भी है। यह भविष्य में न सिर्फ जो भारत ने जो टारगेट रखा है कि 2070 तक देश में नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को हासिल करना अहम है, बल्कि भारत को एक ऊर्जा आयातक देश से ऊर्जा निर्यातक देश में तब्दील कर सकता है ये प्रोजेक्ट। इस वजह से सरकार हर चीज निजी सेक्टर के हाथ में इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि मान लीजिए जब इसकी निर्यात की बारी आएगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो मनमाने ढंग से इसका निर्यात करेंगे और सरकार को टैक्स बहुत कम मिलेगा। और अगर ये जो योजना है सरकार के ही पास रहेगी तो अपने हिसाब से वो निर्यात भी करेगी और सारा लाभ सरकार को होगा। इसलिए इंडियन ऑयल, गेल लिमिटेड व ओएनजीसी को बड़ी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि अभी देश के ऊर्जा सेक्टर व उर्वरक सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रे हाइड्रोजन यानी कि गैस से बनने वाली हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों सेक्टर में सरकारी कंपनियों का काफी बोलबाला है। यह भी एक वजह है कि इन दोनों सेक्टरों की सरकारी कंपनियों पर ज्यादा दबाव बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता की उम्मीद है। अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की मोदी सरकार की जो दीर्घकालीन नीति में मुख्य भूमिका निभाने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को आगामी बजट में 25% अधिक आवंटन मिल सकता है। बजट में क्षमता में विस्तार पर सबसे अधिक जोर रहने के आसार हैं। इसके साथ ही आवंटन में विशेष ध्यान शोध और नई तकनीक को बढ़ावा देने पर रह सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जिस तरह बार बार दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में अगले वर्ष
के अंत तक 50% की कमी लाने की बात बोली है। उसे देखते हुए सड़कों के नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ सड़क सुरक्षा भी इस बार बजट आवंटन के केंद्र में रहने का असर या आसार हैं। चलिए नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज है कि यूक्रेन में युद्ध विराम कराने में मोदी निभा सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। इस समय जो सबसे बड़ी जरूरत रूस और यूक्रेन को वार्ता की टेबल पर लाने और युद्ध विराम कराने की है। इसमें दुनिया की बड़ी राहत तब मिल सकती है जब ये दोनों एक टेबल पर बैठ के बात करेंगे। इस प्रयास में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यह बात बुजुर्ग फ्रांसीसी पत्रकार लॉरा हाइमन ने कही है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, तभी इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इस समय जो स्थितियां हैं उसमें यह प्रयास बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन रूस से वार्ता नहीं करना चाहता है। वहीं रूस की जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में युद्ध अपराध का मुकदमा चलाना चाहते हैं। लॉरा इस समय LCI न्यूज चैनल के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बात से हैरान है कि अमेरिका में लोग रूस यूक्रेन युद्ध पर बात ही नहीं कर रहे हैं। यूरोप युद्ध की तपिश झेल रहा है और अमेरिका में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के ठिकानों पर मिले गोपनीय दस्तावेजों की चर्चा हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े खतरे के बारे में कोई संज्ञान तक नहीं ले रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, कैप्टन हरप्रीत ने दक्षिणी ध्रुव पर अकेले 1397 किलोमीटर की यात्रा करी है। ब्रिटिश सेना में भारतीय मूल की अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चांडी ने अकेले बिना किसी सहायता के दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका पर लंबा समय तय कर इतिहास रच दिया है। वह बिना किसी मदद के अकेले इस कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अपने इस मुश्किल सफर में उन्होंने 0 से 50 डिग्री सेल्सियस कम तापमान का सामना करते हुए अंटार्कटिका में 1397 किलोमीटर की यात्रा की। पिछला रिकॉर्ड 1381 किलोमीटर का था, जो अंजा ब्लॉचा ने 2020 में बनाया था। न्यूजीलैंड के पीएम पद पर जेसिका की जगह लेंगे क्रिस। न्यूजीलैंड में कोरोना महामारी से मुकाबले में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले क्रिस हिपकिंस मौजूदा प्रधानमंत्री जेसिका अर्डेन की जगह लेंगे। जेसिका ने गुरुवार को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। वह 7 फरवरी तक पद पर रहेंगी। सत्ताधारी लेबर पार्टी की शनिवार को हुई बैठक में हिपकिंस को प्रधानमंत्री पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी चुना गया। लेबर पार्टी के 64 सांसदों की रविवार की बैठक में 44 वर्षीय क्रिस हिपकिंस के चयन पर मुहर लगा दी गई है। तो ये आज का यानी 22 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। संडे था इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया न्यूज़पेपर को रिकॉर्डिंग में, तो कल से ये राइट टाइम आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।